So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam। तो बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज जो हमारा तीसरा चैप्टर का है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले वर्क एनर्जी पावर और रोटेशनल हो चुके हैं। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी बच्चों फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में, और कुछ अलग से डेटा जैसे इम्पल्स उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम और ब्लॉक मास सिस्टम। इसमें पुली मास सिस्टम मैंने ऐड नहीं किया है, एक लेक्चर सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम और ब्लॉक मास सिस्टम पे है। तो हर लेक्चर की जैसे इस लेक्चर का लिंक भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप जाके लिंक में डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन लिंक से। ये पूरा नोट जो आपकी वीडियो चल रहा है ये आपको पीडीएफ में मिल सकता है। ओके, सो नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, पुराने हो तो लाइक और शेयर करना ही है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है, उस पर लगने वाले आप सारे फोर्सेस शो कर दो। ओके, जैसे बच्चों ये वेज है, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये स्ट्रिंग से ये पुली है, फिर ये स्ट्रिंग है, ये सेम स्ट्रिंग है, इसलिए इसका मतलब इसमें टेंशन सेम है। ओके, तो अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इसका मतलब इस पे लगने वाले आप सारे फोर्सेस शो करोगे। ओके, जैसे बच्चों यहाँ पे अगर इसका वेट लगेगा mg, तो ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा एंगल, तो यहाँ पे लगेगा m1g cos अल्फा। और इसका ये तो हो गया बेस वाला कंपोनेंट, और ये होता है परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, मतलब m1g sin अल्फा। ओके बच्चों, अब ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब m1a फोर्स इधर लग रहा है जो इस टेंशन t के इस स्ट्रिंग में टेंशन t, इस स्ट्रिंग में टेंशन t है। ओके, अब स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम रहेगा, वो आगे मैं पॉइंट्स बता दूंगा आपको। दूसरी बात, जैसे अगर आप इन दोनों के लिए बनाओ बच्चों, तो यहाँ पे आपने इसको फोर्स लगाया, दोनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में। ओके, तो यहाँ आपने फोर्स लगाया इस फर्स्ट वाले ब्लॉक पर कैपिटल एम पर, यहाँ पे इसका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन बताऊंगा बच्चों अभी क्या होता है। फिर ये होता है mg जो इसका वेट होता है बच्चों, और एक कॉन्टेक्ट फोर्स इन दोनों के बीच में भी लगेगा जिसको आपने F1 शो किया बच्चों। ये इक्वल और अपोजिट होंगे, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तभी तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। तो अगर इसने F1 इसके ऊपर लगाया तो इसने भी इसके ऊपर F1 लगाया, तो टोटल फ्री बॉडी डायग्राम ये बन गया। फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ नहीं करना आपको, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो आपको उसके अंदर शो करने होते हैं। ओके, जैसे ये F1 इसने लगाया तो F1 इसके ऊपर भी लगेगा ऊपर। अब इसके पास और कौन कौन से फोर्स है, इसका वेट है और नॉर्मल रिएक्शन है, इसका वेट है और नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टू फोर्सेस इन न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दो फोर्स जो बच्चों नेवर ऑकर इन द सेम फ्री बॉडी डायग्राम। तो सेम फ्री बॉडी डायग्राम में टू फोर्सेस कभी भी नहीं आ सकते बच्चों। दिस इज बिकॉज ए फ्री बॉडी डायग्राम शोज फोर्सिंग एक्टिंग ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट। याद रखना, किसी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए अपन फ्री बॉडी डायग्राम शो करते हैं बच्चों। कोई भी फोर्स होते हैं, सारे फोर्सेस अपन एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए शो करते हैं। एंड द एक्शन रिएक्शन पेयर इन न्यूटन थर्ड लॉ ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और एक्शन रिएक्शन का जो पेयर होता है उसके लिए दो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। मैंने अगले पिछले लेक्चर में भी आपको ये बताया था कि न्यूटन थर्ड लॉ जब मैं आपको पढ़ा रहा था। ओके, अब नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन है क्या, तो मैंने स्टेशनरी बॉडी हूँ इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस। अगर किसी सरफेस पर एक स्टेशनरी बॉडी रखी हुई है बच्चों, मतलब जो रेस्ट में है, दैट द सरफेस एक्सर्ट ए कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन दैट बॉडी। तो सरफेस जो है उस बॉडी पर एक कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई करेगी विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवर्ड्स द बॉडी। ओके, विच इज, याद रखना बच्चों, नॉर्मल का मतलब होता ही परपेंडिकुलर है बच्चों, कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवर्ड्स द बॉडी। दिस फोर्स इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। जैसे एक ब्लॉक है मास m का, वो प्लेस है बच्चों हॉरिजॉन्टल टेबल पर। दिस फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट आर डाउनवर्ड, तो है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसको आप वेट बोलते हो। ओके, ऑफ अट्रैक्शन ऑन बॉडी ड्यू टू अर्थ मींस वेट ऑफ द ब्लॉक, जिसको आप बोलते हो mg। तो अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ द टेबल। तो ये टेबल की जो सरफेस है ये इस बॉडी के ऊपर लगाएगी, जो इसकी तरफ होगा, मतलब बॉडी की तरफ ही होगा। ये देखो, ये बॉडी की तरफ ही है। ओके, सिंस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अब बॉडी इक्विलिब्रियम में बच्चों मतलब चल नहीं रही है, इसका मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन जो है इस वेट को बैलेंस करके रखा हुआ है। देयरफॉर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो कितना, अच्छा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, n प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। ये दो फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर,
इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन और वेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ये तो हो गए वेक्टर साइन में। आप इनका मैग्नीट्यूड लोगे तो दोनों बराबर हैं, और डायरेक्शन देखोगे तो दोनों एक दूसरे के उल्टी हैं, या दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब वेट जो है वो mg के इक्वल है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन भी किसके इक्वल आएगा बच्चों? mg के। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम सबको आता है, ये अच्छी बात है बच्चों, जो नया 11th क्लास का बच्चा देख रहा होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आता है बच्चों अपीरियंट वेट ऑफ द बॉडी इन अ लिफ्ट। बच्चों आपने देखा होगा, जैसे किसी बॉडी का वेट अगर mg है, तो अगर लिफ्ट बच्चों वो लिफ्ट में जाएगी तो उसको अपीरियंट वेट फील होगा। ओके, जैसे व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए वेटिंग मशीन विच इज प्लेस्ड इन अ लिफ्ट। तो अगर वो किसी वेटिंग मशीन पे खड़ा है और वो वेटिंग मशीन लिफ्ट में रखी हुई है बच्चों, तो वो जो वेट नापेगी वो एक्चुअल वेट नहीं होगा उसका, वो अपीरेंट वेट होगा। देन एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी जो mg ही है। ओके, दिस एक्ट्स ऑन ए वेटिंग मशीन विच ऑफर्स ए रिएक्शन आर गिवन बाय द रीडिंग ऑफ द वेटिंग मशीन। तो एक्चुअली में आप क्या करते हो, नॉर्म अगर अपन जो लिफ्ट में रखते हैं बॉडी को, तो उससे उसका नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाता है। ओके, दिस रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑन द बॉडी इज द अपीरेंट वेट ऑफ द बॉडी। तो इस लिफ्ट की वजह से क्या होगा बच्चों, अपने को अपीरियंट वेट फील होगा। जैसे अगर इफ द लिफ्ट इज रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली विद v वेलोसिटी, v वेलोसिटी से यूनिफॉर्मली जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, dv बाई dt हो गया, dv बाई dt जीरो हो गया बिकॉज v कांस्टेंट है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg के इक्वल ही आएगा। इसका मतलब अपीरियंट वेट और एक्चुअल वेट आपको एक जैसे लगेंगे, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही है। ओके, या वो रेस्ट में है, तीनों की सिचुएशन बोल रहा हूँ बच्चों, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही हो, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही हो, या वो रेस्ट में हो, तीनों सिचुएशन में अपीरियंट वेट और एक्चुअल वेट दोनों इक्वल होंगे बच्चों। ये एम्स में आते हैं एआर पैटर्न में सवाल। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे या रेस्ट में है, तो अपीरियंट वेट और एक्चुअल वेट इक्वल होंगे, जो दोनों किसके इक्वल होंगे बच्चों, n इक्वल टू mg के। फिर दूसरा केस आता बच्चों, लिफ्ट जो है वो a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। ओके, अब बच्चों एक चीज सोचो, ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये कंपोनेंट ज्यादा होगा। ओके, तो आप कैसे लिखोगे, n माइनस एम जी विच इज इक्वल टू, इसका फोर्स कितना, m इंटू ए, तो n माइनस एम जी विच इज इक्वल टू एम ए। तो n किसके इक्वल आ गया बच्चों, इसको यहां भेजूंगा, ये प्लस हो जाएगा, तो n किसके इक्वल आ गया, एम जी प्लस ए। इसका मतलब आपने एक चीज देख ली, तो ये अपीरेंट वेट कितना आ गया, n इक्वल टू एम जी प्लस ए। एक्चुअल वेट कितना है, एम जी, जिससे ये ज्यादा है। इसका मतलब अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही हो, तो आपको अपीरेंट वेट जो होगा वो एक्चुअल वेट से ज्यादा लगेगा। ओके, फिर अगर लिफ्ट जो है बच्चों, वो लिफ्ट इज रिटार्डिंग अपवर्ड, अगर वो माइनस ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही हो, है ना, रिटार्डिंग का मतलब क्या होता है, वो माइनस ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही हो। इसका मतलब क्या होगा, अब बच्चों बिकॉज ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये कंपोनेंट ज्यादा होगा, इस तरफ एक्सेलरेटेड है, तो n माइनस एम जी विच इज इक्वल टू एम ए जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, माइनस ए लिखूंगा। इसका मतलब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस ए। अब ये एम जी से छोटा है बच्चों, एम जी से लिटिल है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक्चुअल वेट होगा वो अपीरियंट वेट से ज्यादा होगा। ओके, फिर केस नंबर 4 पढ़ते हैं बच्चों, जब लिफ्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड कर रही है। अब बच्चों एक चीज सोच लो आप, या तो माइनस ए से अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, चाहे ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए, रिजल्ट वही आना है। देख लो, एम जी माइनस ए, एम जी माइनस ए, वही एक्चुअल वेट जो होगा अपीरियंट वेट से ज्यादा होगा। ओके, अब बच्चों अगर ये माइनस ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही मतलब रिटार्डिंग डाउनवर्ड्स, तो इसका मतलब एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स वाला फंडा लगा दोगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, एन इक्वल टू एम जी प्लस ए। यहाँ देख लो, एन इक्वल टू एम जी प्लस ए। तो आपको सारे केसेस याद नहीं रखने हैं, बस इतना सा याद रखना है कि अगर रेस्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे, तो एम जी के इक्वल, ए एक्सेलरेशन से ऊपर तो एम जी प्लस ए एक्सेलरेशन से नीचे तो एम जी माइनस ए। ओके, अच्छा दो स्पेशल केस आते हैं बच्चों डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के। ओके, इफ द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्री, जैसे बच्चों आपने लिफ्ट की जो स्ट्रिंग है, लिफ्ट की रस्सी आपने काट दी, तो वो फ्री फॉल करेगी। ओके, तो इस पोजीशन में क्या हो जाएगा, जो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा लिफ्ट का, वो स्मॉल जी के इक्वल हो जाएगा। ओके, देन क्या होगा, अब अपीरेंट वेट कितना होता है जब लिफ्ट नीचे आती है, मैंने अभी बताया एम जी माइनस ए होता है। अब ए की जगह आपने जी रख दिया, तो अपीरेंट वेट कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब
आदमी जो है उस लिफ्ट के अंदर है या जो ऑब्जेक्ट उस लिफ्ट के अंदर है वो वेटलेसनेस शो करेगी, वेटलेस वेटलेस हो जाएगा। इस कंडीशन को वेटलेसनेस बोलते हैं बच्चों। उसको उसका वेट लगेगा ही नहीं। ओके, द अपीरेंट वेट ऑफ एनी फ्रीलिंग बॉडी इज जीरो। ये आपको याद भी रखना है कि अपीरेंट वेट जो होता है किसी भी फ्री फॉलिंग बॉडी का जीरो होता है। ओके, ये वेटलेसनेस की कंडीशन है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ाई जाती है। सेकंड स्पेशल केस आ गया, इज द लिफ्ट इज एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलेरेशन विद इज ग्रेटर देन जी। अगर बच्चों जो लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में जा रही है लेकिन उसका एक्सेलरेशन जी से ज्यादा है, देन द मैन विल मूव अप विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट एंड स्टिक टू द सेलिंग। तो बच्चों उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है या उसके अंदर जो आदमी है वो ऊपर जाने लगेगा और उसकी जो लिफ्ट की जो दीवार है या छत है उससे जाके टकरा जाएगा। ये दो केस आपको याद रखने हैं बच्चों। फिर आता है स्पेशल प्रॉब्लम, बर्ड केज प्रॉब्लम। बर्ड केज प्रॉब्लम भी बच्चों ये इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये भी लिफ्ट जैसे पर बेस्ड है। ओके, तो ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द बेस इन एन एयर टाइट केज। बिल्कुल एयर टाइट केज है, एयर पास आउट नहीं हो रही है इसमें से। नाउ इफ द बर्ड्स स्टार्ट फ्लाइंग देन वेट ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज इफ द बर्ड फ्लाइज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आपको ही पता है कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे या रेस्ट में हो वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेट ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, अगर बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो एम जी प्लस ए हो जाएगा, इसका मतलब इंक्रीज होगा। और वेट ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज इफ द बर्ड फ्लाइज विद डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। अब बच्चों डाउनवर्ड में जाएगा तो वही फंडा है, एन इक्वल टू एम जी माइनस ए। ओके, सेकंड केस आता है बर्ड इज सिटिंग ऑन द बेस इन अ वायर केज। नाउ इफ द बर्ड अपवर्ड, अगर ये अपवर्ड फ्लाई करेगा बच्चों, इट्स वेट विल डिक्रीज इन ऑल केसेस। ये आपको ध्यान रखना है, ये स्पेशल केस है बच्चों सेकंड वाला। अगर वायर केज में है तो वो अगर ऊपर अपवर्ड फ्लाई करता है तो उसका वेट जो होगा वो हर केस में डिक्रीज ही होगा। ओके, अब मोशन ऑफ बॉडी पढ़ेंगे बच्चों। कॉन्टैक्ट फोर्स में अपन केवल ब्लॉक मास सिस्टम पे ध्यान देंगे। जैसे ये दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में बच्चों, पहले अपन मेथड समझ लेते हैं फिर बाद में इसकी ट्रिक बता दूंगा मैं आपको। जैसे ये दो बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में, इसमें आपने एफ फोर्स लगाया तो ये दोनों एक दूसरे में बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स शेयर करेंगी। ओके, अब आपको पहले क्या निकालना है, देखो बच्चों ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, इसका मतलब ये भी ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है m1 और m2 भी ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। ओके, ये दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे, इसका मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इनका पूरी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, पर्टिकुलर मास पे इफेक्ट होगा बच्चों। तो जैसे ये एफ इधर लगा बच्चों तो इसने एन इधर लगाया और ए एक्सेलरेशन से इधर जा रही है। ओके, अब बिकॉज यहाँ ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो एफ माइनस एन इक्वल टू एम वन ए आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन। अब ये वाली बॉडी जो है ये इस तरफ जा रही है बच्चों, तो एन किसके इक्वल हो जाएगा, एम टू इंटू ए के। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। इक्वेशन बनाने आनी चाहिए बच्चों। देखो रिजल्ट तो आपको ट्रिक से भी याद हो जाएंगे, लेकिन कोई हार्ड सवाल आ जाएगा तो उसमें आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो आज अपन इक्वेशन बनाना भी सीखेंगे और रिजल्ट भी देख लेंगे। अब बच्चों दोनों इक्वेशन को अगर आप जोड़ दोगे बच्चों, दोनों को ऐड कर दोगे तो एन तो कैंसिल हो जाएगा, एफ किसके इक्वल आ जाएगा, एम वन ए प्लस एम टू ए। तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा, ए कॉमन ले लोगे एम वन प्लस एम टू, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। तो ए निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, टोटल फोर्स कितना एफ, टोटल मास कितना एम वन प्लस एम टू, डायरेक्ट लगा दो। ए इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाय एम टोटल। नेट फोर्स कितना एफ ही है, टोटल मास कितना एम वन प्लस एम टू, डायरेक्ट निकाल सकते हो, इतनी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब नॉर्मल रिएक्शन की आपको वैल्यू निकालनी है। ओके बच्चा पार्टी, अब बॉडी ये इस डायरेक्शन में जा रही है बच्चों। ओके, अब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालोगे तो इस ए की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 इन 2। ओके, तो ए की वैल्यू जो है ये इक्वेशन 3 में, इसको इक्वेशन 2 में अगर आप पुट कर दोगे, इस इक्वेशन 2 में अगर आप पुट कर दोगे तो इस m2 से ये पूरी ए की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या आ जाएगा आपके पास, m2f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, चलते हैं बच्चों आगे। इसकी एक तरीका और है बच्चों, जैसे आपको एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट कर लिया टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास से। अब आपको निकालना क्या है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है बच्चों, पीछे का मास। ओके, पीछे का मास कितना m2 इंटू टोटल एक्सेलरेशन m2a, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जैसे अगले ब्लॉक पे अप्लाई करके देखते हैं। अब बच्चों देखो इसके लिए अपन पूरी इक्वेशन लिखेंगे नहीं, या आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया कैसे बनाते हैं। ओके, अब अपन डायरेक्ट देखते हैं बच्चों। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, टोटल फोर्स कितना एफ, ये रहा, टोटल मास कितना m1 प्लस m2 प्लस m3 आ गया। ओके,
ये ए इक्वल टू क्या आ गया, एफ नेट डिवाइडेड बाय एम टोटल आ गया। ओके, अब आपको क्या निकालना बच्चों, N1 N2 की वैल्यू निकालनी। तो इधर N1 और इधर भी N1, इधर N2 तो इधर भी N2। ओके बच्चों, ये एक दूसरे के ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएंगे जो इक्वल और अपोजिट होंगे। ओके, अब आपको निकालना क्या है N1 और N2 की वैल्यू निकालनी। ओके बच्चों, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, N1 की वैल्यू निकालते हैं। N1 की वैल्यू निकालने के लिए पीछे का मास कितना, देखो यहां से देखो पीछे का मास कितना, M2 प्लस M3 इंटू टोटल एक्सेलरेशन कितना, ये रहा। तो M2 प्लस M3 इंटू एफ डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 M3, ये आ गया बच्चों। ओके, अब आपको N2 निकालना है। ओके, N2 के पीछे का मास कितना बच्चों, ये रहा N2। N2 के पीछे का मास कितना, M3, ये रहा M3 इंटू ए कर दो। ए की वैल्यू क्या है, एफ डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ऐसे निकाल सकते हो बच्चों आप। जैसे ये इस क्वेश्चन को भी आप विदाउट पेन सोल्व कर सकते हो। जैसे आपको क्या निकालना, पहले एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड द फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू ब्लॉक्स। ओके, अब फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू ब्लॉक्स निकालने के लिए आपको पहले एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल फोर्स कितना 35, टोटल मास कितना 5 प्लस 2 7, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया अपने पास 35/7 विच इज इक्वल टू 5, ये आ गया अपने पास 5। अच्छा, अब देखो बच्चों कांटेक्ट फोर्स निकालना है। ओके, तो कांटेक्ट फोर्स कैसे निकालोगे बच्चों, यहां से देखोगे पीछे का मास कितना, कैपिटल एम देखो 5। ओके, और अपन एक्सेलरेशन भी कितना निकाला 5। तो आप क्या करोगे, पीछे का मास इंटू एक्सेलरेशन, पीछे का मास कितना कैपिटल एम, वो आ गया 5 इंटू 5 25 आंसर आ जाएगा, ये आ गया बच्चों 25। ओके, अब एक चीज सोचो बच्चों, यहाँ पे जो फोर्स है 35 है। ओके, यहाँ जो फोर्स लग रहा है ये 35 है और नॉर्मल रिएक्शन जो है ये 25 है। ओके, आपको पूछ रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द ब्लॉक्स, ये तो आपने निकाल लिया। विल द फोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट रिमेन सेम इन कैपिटल एफ इज अप्लाइड टू कैपिटल एम। अब बच्चों देखो ये कैपिटल एफ जो है ये अब यहां अप्लाई हो रहा है, यहां पे अप्लाई हो रहा है। अब सोचो एक्सेलरेशन तो उतना ही आएगा, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। लेकिन अब जब नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे आपको पीछे का मास क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसी सिचुएशन है, यहां पे लगा रहे हो। ओके, तो अब पीछे का मास कितना हो जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा। स्मॉल एम कितना है 2 है, और एम इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा बच्चों 10 आ गया। ये देखो आ गया 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 आ गया। ओके, तो एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता कि आप चाहे इसको यहां से फोर्स लगाओ चाहे यहां से फोर्स लगाओ, एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन। ओके, जैसे बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। ए स्प्रिंग वेट मशीन इनसाइड ए स्टेशनरी लिफ्ट रीडिंग 50 kg, मतलब ये आप दे रखा है। व्हाट वुड हैपन टू स्केल लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, में उतना ही रहेगा, मैंने बताया था कांस्टेंट वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही रहेगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ओके, मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाएगी बच्चों। ओके, एम जी प्लस ए हो जाएगा, ये आ गया एम जी प्लस ए। वैल्यू पुट कर दी सबकी, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, जैसे 3 ब्लॉक सिस्टम दे रखे बच्चों, ये 1, ये 1.5 और ये 2। ओके, आपको निकालना। अब देखो बच्चों बिना पेन के सोल्व करोगे इसको भी। फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दे रखा है। अब आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, फोर्स पूछ रखा है, तो एक इसके इक्वल होता है टोटल फोर्स कितना, ये रहा एफ, टोटल मास कितना 1, 1.5, 2.5। ओके, 2.5 2 कितना हो गया 4.5। 4.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया, ये आ गया 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 80 न्यूटन आ गया। ओके, इसका मतलब 80 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ओके, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ईच ब्लॉक, ईच ब्लॉक में देखोगे बच्चों, देखो ये रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक। तो अब आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों। ओके, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक देखोगे तो अब आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। और नहीं भी बनाना चाहो तो वो डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हो। जैसे अगर आपको इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, तो पीछे का मास कितना हो गया m2 प्लस m3, m2 प्लस m3 कितना हो गया 3.5। तो 3.5 और फोर्स कितना निकाला अपन ने, फोर्स कितना निकाला अपन ने 18, ये आ गया 3.5 इंटू 18 करो, आपके पास आ जाएगा। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, पीछे का मास कितना बच्चों m3, m3 कितना 2, ओके, फोर्स कितना ये 18। ओके, तो ऐसे निकाल सकते हो आप। तो डायरेक्ट ट्रिक लगाओगे तो भी अच्छा है, इक्वेशन बना के सोल्व करोगे तो भी अच्छा है। अब देखो इक्वेशन कैसे बनी बच्चों वो भी देख लो आप। जैसे इन दोनों के बीच में n1 लग रहा है,
ये बॉडी आगे जा रही है, इसका मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो F माइनस N1 विच इज इक्वल टू M1 है। अब देखो बच्चों, ये इधर N1 इधर N2 लग रहा है, ये बॉडी इधर जा रही है, इसका मतलब इस साइड वाला फोर्स ज्यादा है, N1 ज्यादा है, तो N1 माइनस N2 करेंगे विच इज इक्वल टू M2 इंटू ए। अब तो यहाँ पे तो ओनली N2 लग रहा है, तो N2 किसके इक्वल हो जाएगा, M3 इंटू ए की। ओके, ये बच्चों 2 सवाल है आपके लिए होम प्रैक्टिस के लिए। 2 kg और 3 kg के बीच में आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, 3 kg और 5 kg के बीच में आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको आप बोलते हो, और इसको भी सोल्व करना है आपको। फिर बच्चों बात करते हैं सिस्टम ऑफ मास टाइड बाय स्ट्रिंग्स। इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ये पुली मास सिस्टम में भी काम में आएगा बहुत। टेंशन इन स्ट्रिंग, जैसे एक्टिव व्हेन स्ट्रिंग इज स्ट्रेच। बच्चों अब अगर आप रस्सी को खींचोगे तो उसके पार्टिकल क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और उनके बीच में क्या लगने लग जाएगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स लगने लग जाएगा, उसी को आप टेंशन बोलते हो। टेंशन के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे आपको, आप जो टेंशन लेते हो वो तो ही है, प्लस इसके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए, इसके बारे में भी आप टेंशन लो कि ये है क्या। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, तो फोर्स ऑफ टेंशन एक्ट ऑन ए बॉडी इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। याद रखना, इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इससे दूर जा रहा है बच्चों, और टाइड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, तो उस पॉइंट से दूर जाएगा, या तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, या जिससे वो टाइड है, या जिससे वो जुड़ा हुआ है, टाइड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग इज अज्यूम टू बी इनएक्सटेंसिबल so that the magnitude of acceleration of the block tied to the string are always same. ओके, तो इनएक्सटेंसिबल होने से क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक होगा, वो क्या होगा बच्चों, टाइड टू द स्ट्रिंग आर ऑलवेज सेम रहेगा। अगर जनरली इनएक्सटेंसिबल होती नहीं है, लेकिन फिजिक्स में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको इनएक्सटेंसिबल इसको अज्यूम करना पड़ता है। ओके, फिर तीसरा पॉइंट क्या है, द स्ट्रिंग इज मासलेस और फ्रिक्शनलेस। बच्चों ये भी डेली लाइफ में नहीं होता, मासलेस हो और फ्रिक्शनलेस हो, आपको अज्यूम करना पड़ता है। तो टेंशन क्या होगा, थ्रू आउट द स्ट्रिंग इज रिमेन सेम। अगर बच्चों ये कैसी है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, तो टेंशन जो है थ्रू आउट द स्ट्रिंग जो होगा वो सेम रहेगा बच्चों। देखो यहाँ टी इंटू टी, यहाँ टी इन टी। ओके, लेकिन अगर मासलेस है बट फ्रिक्शनलेस नहीं है, तो एवरी कॉन्टेक्ट टेंशन जो होगा बच्चों चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे T1 और T1 रहेगा, और यहाँ पे T2 और T2 रहेगा। एट एवरी कॉन्टेक्ट टेंशन चेंज हो जाएगा, बस कॉन्टेक्ट पर टेंशन चेंज होगा, हर पॉइंट पे नहीं, है ना। मासलेस है बट फ्रिक्शनलेस नहीं है, तो हर कॉन्टेक्ट पॉइंट पर टेंशन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर लाइट नहीं है, मतलब स्ट्रिंग इज नॉट लाइट, मतलब मासलेस भी नहीं है वो, देन द टेंशन एट ईच पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द एक्सेलरेशन। जैसे यहाँ पे देखोगे T1, इस पॉइंट पर देखोगे T2, इस पे देखोगे T3, इस पे देखोगे T4। ओके, so there is a friction between string and pulley and string used is not light। तो लाइट स्ट्रिंग नहीं है ये। तो अगर मासलेस है स्ट्रिंग, लेकिन अगर स्ट्रिंग और पुली के बीच में फ्रिक्शन है, तब कांटेक्ट पॉइंट पर टेंशन चेंज होगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग लाइट नहीं है, तो हर पॉइंट पर टेंशन चेंज होगा। यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ, तो ये आपको चीजें कुछ बेसिक है बच्चों, ये इनको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, फिर बच्चों अगला केस आता है, इफ अ फोर्स इज डायरेक्टली अप्लाइड टू अ स्ट्रिंग। मतलब आप उस स्ट्रिंग पर डायरेक्टली फोर्स अप्लाई कर रहे हो। से ए मैन इज पुलिंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम द अदर एंड विद सम फोर्स, दिख रहा है आपको डायग्राम से। देन द टेंशन विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स इररेस्पेक्टिव टू द मोशन ऑफ द पुलिंग एजेंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर ऑफ द बॉक्स मूव और नॉट, मैन मूव और नॉट। तो अगर आपने इसके ऊपर एफ फोर्स अप्लाई करा है, तो ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, ये एफ फोर्स के इक्वल होगा। ये उस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि मैन मूव है या नहीं है, बॉक्स मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर आपने इसके ऊपर एफ फोर्स अप्लाई किया है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ओके, देखो जनरली जो होता है, स्ट्रिंग इज अज्यूम टू बी मासलेस अनलेस स्टेटेड। जब तक कुछ कहा ना जाए, आपको स्ट्रिंग जो है क्वेश्चन में मासलेस ही कंसीडर करनी है। हेंस द टेंशन इन इट रिमेन्स सेम एवरीवेयर एंड इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। अब बच्चों इसको मासलेस अगर आप कंसीडर करोगे, तो इसमें जो आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे वो क्या होगा बच्चों, टेंशन इन द स्ट्रिंग के इक्वल होगा, इसलिए अपन इसको मासलेस कंसीडर करते हैं। However, if a string has a mass, tension at different points will be different, being maximum, which is equals to applied force। तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ आते 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 मिनिमम हो जाएगा,
और टू द एट द एंड थ्रू विच फोर्स इज अप्लाइड, मिनिमम एट द अदर एंड कनेक्टेड टू ए बॉडी। तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा, यहाँ पे आते 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 मैक्सिमम, ये मिडिल, और यहाँ पे मैक्सिमम। ओके, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस टेंशन इन स्ट्रिंग टू इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेचिंग फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। याद रखना है बच्चों ये आपको, अगर किसी स्ट्रिंग में आपको टेंशन प्रोड्यूस करना है तो आप उसको खींचोगे बच्चों, जैसे आप स्प्रिंग को खींचोगे दोनों तरफ से तभी उसमें खिंचाव आएगा। या अगर आपको स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस करना है तो उसके ऊपर दो इक्वल और अपोजिट स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करने ही पड़ेंगे। इसलिए आपने देखा होगा टेंशन को कभी भी आप एनएलएम में शो करते हो तो उसको यूं शो किया जाता है। ये एक रीजन है बच्चों कि अगर टेंशन आपको स्ट्रिंग में प्रोवाइड करनी है तो आपको इक्वल और अपोजिट फोर्स होनी चाहिए। ओके, द टेंशन थस प्रोड्यूस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड आइदर टू द अप्लाइड फोर्स। टी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एफ, एंड इज डायरेक्टेड इनवर्स अपोजिट टू द एफ। अब बच्चों देखो, ये यहाँ पे एफ इधर है तो यहाँ पे टेंशन इधर होगा, यहाँ पे एफ है तो टेंशन इधर होगा, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। ओके, फिर लास्ट जो पॉइंट आता है बच्चों, एवरी स्ट्रिंग कैन बियर मैक्सिमम टेंशन। ओके, अगर आपने उससे ज्यादा टेंशन बढ़ाया स्ट्रिंग टूट जाएगा, तो एक लिमिट तक ही टेंशन वो उसको कवर कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग, इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ये आप पढ़ोगे इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है मटेरियल और डायमेंशन पे। ओके, जैसे बच्चों आप ब्लॉक को अपन स्ट्रिंग से जोड़ देते हैं, सेम सिचुएशन है बच्चों, आप पहले ये कांटेक्ट में थे, अब आपने क्या करा, इसको मासलेस स्ट्रिंग से जोड़ दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो बच्चों, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख लेते हैं एक में, फिर सब में ट्रिक चलेगी। जैसे अगर आप ये एफ फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है बच्चों, M1, ये रहा M1, तो M1 में बच्चों ये क्या लग रहा है, यहाँ पे टी लग रहा है इसका, ये ए एक्सेलरेशन से इधर जाएगा, ये पूरा बॉडी ही ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, तो ये भी बच्चों ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है तो ये भी इधर ए एक्सेलरेशन से जाएगा। ओके, तो डायरेक्टली आपने जैसे पहले वाले में किया था इसमें भी ऐसा ही कर सकते हो। ए निकालोगे तो क्या होगा, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल फोर्स कितना है, एफ डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2। ओके, आपको टेंशन निकालना है, पहले कॉन्टेक्ट फोर्स निकालते थे, टेंशन निकालना, टेंशन निकालना, पीछे का मास कितना है M1। ओके, टोटल एक्सेलरेशन कितना है ए, तो M1 ए कर दोगे, ये आ जाएगा M1 इंटू एफ डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब ये ट्रिक सब में लगानी है। अब बच्चों ये फोर्स इधर था, अब आपने क्या करा, फोर्स इधर लगा दिया, बोले एक्सेलरेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास उतना ही रहेगा, टेंशन पे फर्क पड़ेगा, टेंशन के पीछे वाला मास चेंज हो गया। देखो अब M2 आ गया तो M2 एफ डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर ये तीन तीन कनेक्टेड में, ये आपने एफ इधर लगाया, पहले ए निकालोगे डायरेक्ट टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल फोर्स कितना एफ, टोटल मास कितना M1 प्लस M2 प्लस M3। फिर आपको क्या निकालना, T1 निकालना, T1 के पीछे का मास कितना M1 इंटू ए कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर T2 निकालना, T2 निकालना, पीछे का मास कितना M1 प्लस M2 इंटू एफ कर देना, आपका टोटल आंसर आ जाएगा। अब बच्चों कुछ नहीं करा, इसको उल्टा कर दिया, अब ये फोर्स आपने उठा के यहाँ लगा दिया, बोले एक्सेलरेशन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ये आ गया। अब आपको अब देखो T1 T2 चेंज हो जाएंगे बिकॉज इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बच्चों। अब आपको क्या निकालना, T2 निकालना, T2 निकालोगे क्या आएगा, M3 इंटू ए, M3 इंटू एफ डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। T1 निकालना, T1 निकालना मतलब पीछे का मास कितना M2 प्लस M3, ये रहा M2 प्लस M3 इंटू ए कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब इनको यूं लटका दो किसी छत के ऊपर सीलिंग के अंदर, तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा। देखो वही कंसेप्ट है। अब बच्चों इसमें ये कोई एक्सेलरेशन नहीं है, छत से बंधा हुआ है, तो देखो अब देखो छत से बंधा हुआ है तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। T1 निकालना, T1 निकालना, पीछे का मास कितना है M1, अब एक्सेलरेशन कितना है जी के ग्रेविटी के इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा M1 की। T2 निकालना, T2 निकालना तो पीछे का मास कितना M1 प्लस M2, ये रहा इंटू जी। T3 निकालना है, T3 निकालना, पीछे का मास कितना M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। ओके, अब बच्चों ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, लिफ्ट वाला कंसेप्ट याद करो। ओके, T1 निकालना, T1 निकालना पहले, अच्छा ये अगर ये अच्छा ये सब भूल जाओ, पहले ये एक्सेलरेशन से ऊपर नहीं जा रही थी तो T1 कैसे निकालते थे, पीछे का मास M1 इंटू जी, लेकिन अब ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, G प्लस ए, ये आ गया आपका आंसर। T2 निकालना, T2 निकालना, पीछे का मास कितना M1 प्लस M2 इंटू जी लिखते थे पहले, लेकिन अब ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो लिफ्ट मान लो उसको, ये कितना आ जाएगा, G प्लस ए आ जाएगा। T3 निकालना है, T3 निकालना, पीछे का मास कितना M1 प्लस M2 प्लस M3, ओके, इंटू एक्सेलरेशन कितना ए ऊपर जा रही है तो कितना आ जाएगा, G प्लस ए। इसी तरह से बच्चों ये ए एक्सेलरेशन नीचे आ रही हो, सब वही रहेंगे, बस पहले G प्लस ए आता था, लिफ्ट ऊपर जाती थी, और लिफ्ट नीचे जाती थी, कितना आता था, G माइनस ए, ये आ गया G माइनस ए, G माइनस ए और G माइनस। तो ये अपने सारे ब्लॉक के केसेस पढ़ लिए, कल अपन पढ़ेंगे पुली मास सिस्टम ऑल केसेस। तो प्लीज स्टे ट्यून ऑन द चैनल, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना है, सपोर्ट करो बच्चों चैनल को। थैंक यू।